हरि ओम। मैं गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग कल ये पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से प्रकृति और पुरुष का मिलन हो रहा है। प्रकृति और पुरुष जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो जो प्रकृति अचेतन है अर्थात जड़ के समान है वो चेतन के समान लगने लगती है। क्यों लगने लगती है? क्योंकि पुरुष से मिली है। पुरुष से, और पुरुष का गुण क्या है? चेतन। पुरुष से मिलने के कारण जो प्रकृति है वो चेतनवत प्रतीत होती है। इसी प्रकार से जो प्रकृति में जो गुण होते हैं, गुणों के कर्ता होने से पुरुष भी कर्ता के समान प्रतीत होने लगता है। तो यद्यपि पुरुष अकर्ता है, लेकिन जब वो प्रकृति से मिलता है, प्रकृति के संयोग में आता है, तो पुरुष कर्ता के समान लगने लगता है। और प्रकृति कैसे लगने लगती है? चेतन लगने लगती है। सांख्य में प्रकृति और पुरुष पूरी तरह से विपरीत गुणों वाले हैं। ये पूरी तरह से क्या है? अलग अलग गुण धर्म वाले हैं। अब जब अलग अलग गुण धर्म वाले हैं तो फिर ये इनके मिलने का प्रयोजन क्या है? क्यों ये एक दूसरे से मिलते हैं? कुछ ना कुछ तो यहाँ पर उपकारी उपकारक भाव होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिससे ये मिलते हैं। तो यहाँ पर उपकारी उपकारक भाव क्या है? उसके लिए यहाँ पर एक कारिका लिखी है। पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य पंगु अंधवद उभयोरपि संयोगस तत्कृतः सर्ग। तो पंगु अंधवत यहाँ पर एक लाइन छुटी है। पंगु अंध वद उभयो, तो वह दुभयो, इस प्रकार से। तो पंगु अंध वदुभियो रपि संयोगस तत्कृतः सर्गा। तो पंगु यहां पर क्या है? पंगु और अंध। तो पंगु इस प्रकार से, और क्या है? अंध। तो पंगु अंध, यहां पर क्या है? ऊ है, यहां पर अच है। अच परे होने पर क्या हो जाता है? यण हो जाता है, इसलिए यहां पर क्या है? वाह है ना। तो ये क्या है? यहाँ पर वट यणकार है, इसलिए तो सांख्य के साथ थोड़ा सा व्याकरण में डाल देता हूं, ठीक है, ताकि आपको शब्द समझ में आ जाए बढ़िया से। तो पंगु अंध वत उभयोरपि, उभयो, वत में दा हलंत है, तो पंगु अंध वत उ बचेगा, उभयोरपि संयोगस तत्कृतः सर्गा। पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य। ऊपर की जो लाइन है, इस लाइन को आप देखो। यहां पर पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य, इसका यहां से ले लो, यहां से अन्वय कर लो कि प्रधानस्य दर्शनार्थम। प्रधानस्य, प्रधानस्य का मतलब क्या होता है? प्रकृति। प्रकृति अर्थात अव्यक्त, उसी को कारण कहते हैं, उसी को मूल प्रकृति कहते हैं, ठीक है। तो प्रधानस्य दर्शनार्थम, प्रधानस्य में क्या है? षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति होने से क्या अर्थ लगाओगे कि प्रधान के दर्शनार्थम मतलब दर्शन के लिए। समझ में आया कि प्रधान, प्रधान अर्थात प्रकृति के दर्शन के लिए, ठीक है। और कैवल्य पुरुषस्य, तो प्रकृति के दर्शन के लिए, और दूसरा क्या है? पुरुषस्य कैवल्यार्थम, और पुरुष के कैवल्य के लिए। तो पुरुषस्य में भी षष्ठी है, तो क्या अर्थ लगाओगी कि पुरुष के कैवल्यार्थम मतलब कैवल्य के लिए, और प्रधानस्य दर्शनार्थम अर्थात प्रधान के दर्शन के लिए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब इसका मतलब क्या है? तो मतलब अब यहां से जैसे ये पढ़े कि प्रधानस्य दर्शनार्थम अर्थात प्रधान मतलब प्रकृति के दर्शन के लिए, और दूसरा तथा, और क्या? पुरुषस्य कैवल्यार्थम, पुरुष के कैवल्य के लिए। इस प्रकार से अन्वय कर लेना। अब यहां पर ये इसका मतलब क्या है पता है? कि पुरुष क्या करना चाहता है? प्रकृति का दर्शन। पुरुष प्रकृति का दर्शन करना चाहता है। पुरुष प्रकृति के दर्शन के लिए पूरी तरह से तत्पर है कि किस प्रकार से प्रकृति का दर्शन हो। तो पुरुष क्या करना चाहता है? कि पुरुष प्रकृति का दर्शन करना चाहता है, ठीक है। तो प्रधानस्य दर्शनार्थम अर्थात प्रधान के दर्शन के लिए। तो प्रधान पुरुष क्या करता है? दर्शन करता है। तो वो प्रधान के दर्शन के लिए अर्थात प्रकृति के दर्शन के लिए, तो प्रधानस्य दर्शनार्थम, और पुरुषस्य कैवल्यार्थम, और दूसरे में क्या है कि पुरुष के कैवल्य के लिए। और प्रकृति क्या चाहती है? कि पुरुष को कैवल्य हो जाए, पुरुष का क्या हो जाए? पुरुष को मोक्ष प्राप्त हो जाए। तो प्रकृति का प्रयोजन ये है कि वो पुरुष का क्या करता? पुरुष को मोक्ष दिलाने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। तो प्रकृति पुरुष को मोक्ष दिलाने के लिए तत्पर है, और पुरुष क्या चाहता है? कि प्रकृति का दर्शन हो जाए, ठीक है।
तो प्रधानस्य दर्शनार्थम अर्थात प्रधान के दर्शन के लिए, ठीक है, प्रधान के दर्शन के लिए कौन जाता है? पुरुष। पुरुष प्रयत्न करता। पुरुष का प्रयोजन क्या है? कि प्रधान का दर्शन हो। और प्रकृति का प्रयोजन क्या है? कि पुरुष को कैवल्य हो जाए, अर्थात पुरुषस्य कैवल्यार्थम, अर्थात पुरुष को कैवल्य हो जाए। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए प्रयास कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? कि प्रकृति चाहती है कि पुरुष को मोक्ष मिल जाए, पुरुष कैवल्य को प्राप्त कर ले, और पुरुष क्या चाहता है? कि प्रकृति का दर्शन हो जाए। ये इसका अर्थ है। तो समझ में आ गया कि प्रधानस्य दर्शनार्थम अर्थात प्रधान अर्थात प्रकृति के दर्शन के लिए, तथा और पुरुषस्य कैवल्यार्थम पुरुष के मोक्ष के लिए, संयोगः उभयोः अपि संयोगः, इन दोनों का जो संयोग है, उभयोः 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 कहने, उभयोः मतलब दोनों, और कौन दोनों? पुरुष और प्रकृति, ठीक है। तो उभयोः से क्या लेना? प्रकृति और पुरुष, इन दोनों का जो संयोग है वो कैसा है? पंगु अंधवत। पंगु का मतलब होता है लंगड़ा। पंगु का मतलब क्या है? लंगड़ा। तो ये जो तीसरा यहां पर है, तीसरा जो पद है, तो पंगु का मतलब क्या है? लंगड़ा। और अंध का मतलब होता है अंधा। अंध मतलब अंधा। तो इन दोनों का जो संयोग है वो कैसा संयोग है? पंगु अंधवत है। पंगु अंधवत, पंगु अंधवत का मतलब होता है लंगड़े और बहरे के समान है। अब ये पंगु का मतलब समझ गए कि पंगु मतलब क्या है? लंगड़ा, और अंध का मतलब होता है अंधरा, ठीक है, उसको अंधा भी कहते हैं, ठीक है। तो पंगु और अंध के समान है। किनका संयोग पंगु और अंध के समान है? प्रकृति और पुरुष का। कैसे? जैसे कि एक व्यक्ति है जो लंगड़ा है और दूसरा है जो अंधा है। ये स्वतंत्र रूप से कहीं पर जा नहीं सकते, स्वतंत्र रूप से कोई कार्य भी नहीं कर सकते। अब यदि ये दोनों एक दूसरे मिल जाएं, तो जैसे कि जो लंगड़ा है, लंगड़े को जो अंधा है, अंधा बैठा ले अपनी पीठ पर, ठीक है। तो जो अंधा व्यक्ति है वो लंगड़े को अपनी पीठ पर बैठा ले। इसके बाद जो लंगड़ा है वो उसको रास्ता बताए कि यहाँ यहाँ से चलना है फला जगह। अब वो व्यक्ति दोनों जो है तो उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहां जाना होगा। लेकिन स्वतंत्र रूप से कहें तो दोनों नहीं जा पाएंगे, क्योंकि लंगड़ा है तो उधर चले नहीं पाएगा, अंधा को कुछ दिखबे नहीं करेगा, पता चले कहीं खाई घाट में गिर गया तो और मुश्किल, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये पंगु अर्थात पंगु के लिए यहाँ पर जो पुरुष शब्द है उसको यहाँ पर पंगु कहा गया है। अंध के समान कौन है? प्रकृति है। तो ये दोनों पंगु और अंध के समान है, अर्थात प्रकृति और पुरुष लंगड़े और बहरे के समान है। ये दोनों स्वतंत्र रूप से कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो अपने गंतव्य स्थान पर जैसे लंगड़े और बहरे पहुंच जाते हैं, वैसे ही जब ये दोनों मिल जाते हैं तो तीसरी मतलब इनके मिलने से सृष्टि की उत्पत्ति हो जाती है, अर्थात लड़का पैदा हो जाता है, ठीक। तो ये हास्य में है, मतलब समझ जाओ कि ये प्रकृति और पुरुष वही तो है। प्रकृति पुरुष मिलेंगे तो किसी न किसी की तो उत्पत्ति होगी। उत्पत्ति किसकी होगी? सृष्टि की उत्पत्ति होगी। तो ये जो लिखा है ना तत्कृतः सर्गः, तो सर्गः का मतलब क्या है? सृष्टि। अर्थात इन दोनों के संयोग से ही कृतः मतलब होती है, बनती है। क्या बनती है? सर्गः, अर्थात सर्ग मतलब सृष्टि। तो ये लंगड़े और जो प्रकृति और पुरुष जब मिलते हैं, ठीक है, तो वो प्रकृति पुरुष के मिलने से ही तत्कृतः सर्गः अर्थात सर्ग अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये समझ में आ गया कि ये कारिका का तात्पर्य क्या है? कि प्रधानस्य दर्शनार्थम अर्थात प्रधान मतलब प्रकृति के दर्शन के लिए पुरुष चाहता है कि प्रकृति का दर्शन हो। पुरुष का केवल यही प्रयोजन है कि कैसे न कैसे कैसे जैसे तैसे प्रकृति का दर्शन हो जाए। उसको बहुत ज्यादा मोक्ष से लेना देना नहीं लग रहा, लेकिन प्रकृति चाहती है कि पुरुष को मोक्ष मिल जाए। तो प्रकृति क्या कर रही है? कि पुरुष को मोक्ष दिलाने के लिए लगी है। तो पुरुषस्य कैवल्यार्थम, पुरुष के कैवल्य के लिए, और प्रधानस्य दर्शनार्थम, इस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे प्रवृत्त होते हैं। इन दोनों का जो प्रवृत्त है, इन दोनों का जो मिलना है, इन दोनों का जो संयोग है, वो कैसा संयोग है? पंगु अंधवत है, अर्थात लंगड़े और बहरे के समान है। ये जब परस्पर जब मिल जाते हैं तो इनके मिलने से ही सृष्टि उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। ये समझ में आ गया। इसी को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कि एक जो स्त्री होती है, अर्थात जो मतलब विवाह जिसका हो गया है, ऐसी जो स्त्री वो जो संवरती और सजती और संवरती है, तो उसका सजना और संवरना केवल पुरुष के लिए होता है, अर्थात पति के लिए होता है। अर्थात उसके सजने और संवरने की जो सार्थकता है, वो जितना भी श्रृंगार करती है वो केवल इसलिए करती है ताकि मेरा पति देखे। पति के देखने से ही उसकी श्रृंगार की सार्थकता हो जाती है पूरी।
उसी प्रकार से जो प्रकृति है, ये प्रकृति भी जितना भी प्रयत्न कर रही है, जितना भी इसका प्रयोजन है, जितना कार्य कर रही है, वो केवल इसलिए कर रही है ताकि पुरुष को मोक्ष मिल जाए, पुरुष देख ले। तो पुरुष देख ले, पुरुष के देखने से ही प्रकृति का जो सजना संवरना है, प्रकृति का जो कार्य है, वो पूरी तरह से हो जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ये उदाहरण है, लौकिक उदाहरण मैंने बताया। अब जब सृष्टि की उत्पत्ति होगी तो सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होगी, तो अब यहाँ पर जो ये 22वीं कारिका लिखी है, ये 22वीं कारिका से ही सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है। मैंने आपको क्या बताया था कि प्रकृति से ही क्या होते हैं कि सारे तत्व उत्पन्न होते हैं, अर्थात जो 23 जो व्यक्त तत्व हैं, ये 23 व्यक्त तत्व किससे उत्पन्न होते हैं? प्रकृति से। तो प्रकृति से सर्वप्रथम उत्पन्न क्या होता है? सबसे पहले प्रकृति किसको उत्पन्न करती है? तो यहाँ पर कारिका है प्रकृतेः महांस ततो, प्रकृतेर महांस ततो अहंकारस तस्माद् गणश्च षोडश का। ठीक है, तो प्रकृतेर महांस ततो अहंकारस, प्रकृतेर महांस ततो अहंकारस तस्माद् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। ये 22वीं नंबर की कारिका है। यहां पर इसको अलग अलग कर लेना। प्रकृते रेप है, रेप को क्या हो जाता है? विसर्ग हो जाता है। तो क्या कहोगे, इसका प्रयोजन कैसे करोगे कि प्रकृते, इसके बाद महांस, ठीक है ना, सकार को क्या हो जाता है? नकार। तो प्रकृतेर महांस ततो अहंकारः, तो ये जो सा है, इस जो हलंत जो सा है, इस सा को भी हो जाता है विसर्ग। तो क्या कहोगे यहां पर कि अहंकारः, ठीक है, सा को क्या कर दो? विसर्ग कर दो, प्रयोग बन जाएगा अहंकारः। फिर तस्माद् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। ये इस प्रकार से कारिका है। तो प्रकृतेर महांस ततो अहंकारः तस्माद् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि, ये जो कारिका यहाँ पर लिखी हुई है, इसका मतलब ये होता है कि प्रकृतेः अर्थात प्रकृति से, प्रकृतेः का मतलब क्या होगा? प्रकृति से। क्या प्रकृति से? तो कहते हैं महांस अर्थात महत तत्व। महांस का मतलब क्या होता है? महान। महान का मतलब क्या होता है? महत। महान मतलब महत, और महत का अर्थ क्या होता है? बुद्धि। महत मतलब बुद्धि। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकृति से सर्वप्रथम महान, महान का मतलब महत तत्व, महत तत्व अर्थात बुद्धि तत्व उत्पन्न होता है। ठीक है, तो प्रकृति से सबसे पहले कौन उत्पन्न होता है? महान अर्थात महत अर्थात बुद्धि। अब बुद्धि के बाद ततो, ततो मतलब उसके बाद, ततो मतलब उसके बाद फिर क्या? अहंकारः। महत से कौन उत्पन्न होता है? अहंकार। तो ये समझना कि प्रकृति से उत्पन्न होता है महत, महत मतलब बुद्धि तत्व, और महत तत्व से उत्पन्न होता है अहंकार। तो ये क्रम याद रखना कि महत, यदि ये पूछ ले कि महत किससे उत्पन्न होता है, तो महत उत्पन्न होता है प्रकृति से, और अहंकार किससे उत्पन्न होता है? तो महत तत्व से उत्पन्न होता है। मतलब एक तरह से मुख्य रूप से है प्रकृति ही, लेकिन यदि ये पूछ ले ऑप्शन में ये रहे महत, तो ये समझ जाना कि महत तत्व ही है जिससे अहंकार उत्पन्न होता है। तो महत से क्या उत्पन्न होता है? महत किससे उत्पन्न होता है? महत, महत से क्या उत्पन्न होता है? अहंकार। ठीक है, तो प्रकृतेर महांस ततो अहंकारः, प्रकृति से महत तत्व उत्पन्न होता है, ततो मतलब उसके बाद अहंकारः, और तस्मात्, तस्मात् मतलब उससे, पंचमी है। ठीक है, तो तस्मात् उससे क्या उत्पन्न होता है? तो गणश्च षोडशकः अर्थात 16 गण उत्पन्न होते हैं। तो गणश्च षोडशकः मतलब क्या होता है कि 16 गण। गण मतलब होता है समूह, गण मतलब समूह। तो ये समझना कि षोडश, गणश्च गण मतलब समूह, षोडश का मतलब 16। तो 16 गणों का समूह उत्पन्न होता है किससे? अहंकार से। अब यदि ये आपसे पूछे कि 16 गणों का समूह, 16 गणों के समूह में पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच तन्मात्राएं और मन कितने हो गए? टोटल 16। ठीक है, तो पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच तन्मात्रा और मन, ये कितने हो गए? 16 गण। और 16 गणों, गण मतलब समूह, ये 16 गणों का जो समूह है किससे उत्पन्न होता है? अहंकार से उत्पन्न होता है। दिमाग में बिल्कुल छाप के रख लो। ठीक है, तो 16 गणों का समूह किससे उत्पन्न होता है? अहंकार से। अहंकार किससे उत्पन्न होता है? महत से। महत किससे उत्पन्न होता है? प्रकृति से। ठीक है, तो प्रकृति से महत, महत से अहंकार, अहंकार से 16 गणों का समूह उत्पन्न होता है। ये कारिका ऊपर की लाइन लग गई पूरी। इसके बाद आओ, इसके बाद नीचे की लाइन है तस्मादपि षोडशकात्, तस्मात् मतलब उस 16 से भी, तस्मादपि मतलब उससे भी, किससे भी? अर्थात उन 16, षोडशकात् मतलब 16 तत्वों से, उन 16 तत्वों में जो पंचभ्य, ये जो पंचभ्य है ना, पंचभ्य क्या है? पंचमी है। ठीक है, यहाँ पर पंचमी विभक्ति है। इसका मतलब हुआ कि इन 5 से, पंचभ्य मतलब 5 से, तो कौन 5? पंच तन्मात्राएं। तो पंचभ्य शब्द के द्वारा क्या अर्थ लेना है? पंच तन्मात्राओं को। तो कई बार ये पूछ भी लेता है, क्वेश्चन बना है, यहां से देख लेना
कि ये पूछा है कि पंचभ्या का मतलब क्या है, तो पंचभ्या का मतलब होता है पंच तन्मात्राएं। तो पंचभ्या का मतलब क्या है, पंच तन मात्राएं। ठीक है, तो पंचभ्या के द्वारा क्या लोगे, पंच तन मात्राएं। इसका मतलब क्योंकि ये पंच तन मात्रा 16 गण में आ जाएंगी। अब उस 16 गण में जो पंचभ्या अर्थात जो पांच तन्मात्राएं, पंच तन्मात्राएं हैं, उन पंच तन्मात्राओं से क्या उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर लिखा है पंचभूतानि अर्थात पांच महाभूत उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये जो पंच महाभूत हैं, ये पंच महाभूत किससे उत्पन्न होते हैं, तो पंचभ्या मतलब पंच तन्मात्राओं से। दिमाग में पूरी तरह से लगा लेना। पंचभ्या का पूछ ले कि पंचभ्या का अर्थ क्या है, तो पंच तन्मात्राएं। यदि ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लें कि पंच महाभूत किससे उत्पन्न होते हैं, तो पूरी तरह से दिमाग में बैठाए रखना कि पंच महाभूत पंच तन मात्राओं से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इस प्रकार से बना हुआ है कि पंच महाभूत किससे उत्पन्न होते हैं, पंच तन मात्राओं से। तो यहाँ पर जो पंचभ्या जो शब्द है, पंचभ्या शब्द का अर्थ क्या है, पंच तन मात्रा अर्थात उन पंच तन मात्राओं से भी क्या उत्पन्न होते हैं, पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। तो पंच तन मात्राओं से क्या उत्पन्न होते हैं, पंच महाभूत। तो लग गया कि प्रकृतेर महास तथो अहंकार तस्माद गणश्च षोडशकः तस्माद अभी षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। तो प्रकृति से महास और महत 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 मतलब महान, महान को ही महत कहते हैं, उसी को बुद्धि कहते हैं। महत से अहंकार, अहंकार से 16 गण 16 गण उत्पन्न होते हैं। 16 गण में पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और मन, पंच तन मात्राएं हो जाएंगे। और उन 16 से भी 16 में भी जो पंचभ्या अर्थात जो पांच है, तो तस्माद अभी षोडशकात् अर्थात उस 16 में भी जो पंचभ्या अर्थात जो पांच है, पांच कौन, पंच तन मात्राएं, उन पंच तन मात्राओं से पंचभूतानि अर्थात पांच भूत उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से सृष्टि उत्पत्ति हो गई, सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो ये आपने देख लिया। अब यहाँ पर क्या होता है कि प्रकृति के विषय में तो आप पढ़ चुके हैं कि प्रकृति के लक्षण भी देख लिए, प्रयोजन भी देख लिए। इसके बाद प्रकृति से जो उत्पन्न होता है महत, तो प्रकृति से सर्वप्रथम क्या उत्पन्न होता है, महत तत्व। महत का मतलब क्या होता है, बुद्धि। अब इसके बाद 23वीं नंबर की कारिका आएगी, उसमें अब बुद्धि के विषय में बताएंगे कि बुद्धि क्या है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। मुझे पूरी तरह से विश्वास है, क्योंकि मैं मानता हूं कि यदि ये सालों की मेहनत के बाद में आपको, यदि किसी को लगता हो कि ये बहुत हल्का काम है, तो आप खुद पढ़ के देख लेना कि बहुत हल्का काम नहीं है। ये जो पढ़ाने की जो क्षमता आती है, कई साल लग जाते हैं। अब कई सालों की मेहनत के बाद में ये पंक्तियां लग पाती हैं, इनके अर्थ समझ में आते हैं। ये कोई सामान्य विषय नहीं है, कोई प्राइमरी के बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, ये प्रोफेसर लेवल का ये एंट्रेंस है, नेट जेआरएफ। ठीक है, तो यदि प्रोफेसर लेवल का मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये कई सालों की मेरी मेहनत है जो ये पंक्तियां मुझे लगी हैं। तो मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि आप भी इस चीज को समझोगे और आप भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करोगे कि ये वीडियो को थोड़ा सा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करो, ताकि उन तक भी पहुंचे जो इसको पढ़ना चाहते हैं। तो इसी के साथ में फिर आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर इसके बाद मिलते हैं। नमस्कार, हरि ओम।